गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं विजय सिंह दिरावत, आपका मैथ्स टीचर। और हमारा टॉपिक चल रहा है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंदर अभी तक हमने जो कवर कर लिया है वो क्लास 1 के अंदर नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स के बाद में दो टाइप्स पढ़े थे, पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स। उसके बाद में हम आए थे रेशनल नंबर परिमेय संख्या पे, फिर इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या पे। उसके बाद हमने पढ़े थे रियल नंबर्स और फिर कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी बीच में हमने इवन नंबर्स और ओड नंबर्स भी देखे थे। अब उसी के साथ में चलते चलते हम थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं और हमारी क्लास कंटिन्यू करते हैं। क्लास कंटिन्यू करने से पहले मैं थोड़ा कुछ बताना चाहूँगा। कुछ बच्चे होते हैं कि जिन्होंने 10th के बाद में साइंस मैथ लिया होता है, कुछ बच्चे होते हैं जिन्होंने 10th के बाद में आर्ट्स या कॉमर्स लिया होता है। जिन लोगों ने साइंस मैथ लिया होता है उनकी मैथ तो अच्छी होती है, लेकिन जिन्होंने आर्ट्स लिया होता है वो लोग कहीं ना कहीं कंपटीशन में खुद को पीछे सोचते हैं मैथ की वजह से। तो मैथ्स की ये कमी कहीं आपकी आगे गवर्नमेंट जॉब को दूर ना कर दे, उसी उपलक्ष्य के अंदर मैंने ये क्लासेस चालू की है। देखिए, जितने भी आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, जितने भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो साइंस मैथ से हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, वो सभी अगर इस टॉपिक को अच्छे से समझेंगे तो उन्हें आगे आने वाली सभी मैथ्स की क्लासेज के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। और मैं किसी भी तरीके का कोई भी कमजोर स्टूडेंट है जिसे मैथ्स में थोड़ी बहुत झिझक रहती है, मैथ्स में अच्छे से क्वेश्चन नहीं कर पाता है, तो वो अगर हमारे साथ में बना रहेगा तो मैं वादा करता हूँ आपसे कि मैथ्स वाले स्टूडेंट से भी वो आगे निकल के गवर्नमेंट जॉब हासिल कर लेगा। तो साथ बनाइए रखिए और सीखते रहिए। देखिए, हमारा कल जो टॉपिक चल रहा था उसके बारे में मैंने आपको थोड़ा बताया अभी। अब हम नंबर सिस्टम में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और नंबर सिस्टम के बारे में जो संख्याएं थी उनके बारे में सीख रहे थे हम। कल जितनी संख्याएं सीख ली थी उसके बाद हम अब नेक्स्ट क्लासेज में सीखेंगे अभाज्य संख्या, यौगिक संख्याएं, सह अभाज्य संख्या, चक्रीय संख्या, पूर्णकालिक संख्याएं, योगात्मक तत्समक क्या होता है, योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, गुणात्मक तत्समक क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, और कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स के बारे में। देखो साथियों, होता क्या है कि ये सभी संख्याएं देखने में आसान लगती है, लेकिन इनसे छोटे छोटे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं कंसेप्ट बेस्ड या फिर बेसिक क्वेश्चन, जिनको बच्चा आते हुए भी गलत कर देता है। मींस उससे पूछ लिया जाता है जैसे कि सबसे छोटी सम संयुक्त संख्या कौन सी होगी, तो आप बताएं मुझे कि सबसे छोटी सम संयुक्त संख्या कौन सी है। तो कोई बोलेगा कि आंसर 1 है, कोई बोलेगा आंसर 2 है, कोई बोलेगा 0 है, कोई और बोल सकता है कि माइनस इनफाइनाइट बोल देगा, लेकिन आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 4, 4 जो है वो सबसे छोटी सम संयुक्त संख्या है, मिनिमम सम संख्या। तो आगे देखो, हम पढ़ने जा रहे हैं अभाज्य संख्या के बारे में, प्राइम नंबर्स, रूट संख्याओं के बारे में। अभाज्य संख्या क्या होती है उसको थोड़ा डिटेल में जानेंगे आज। अब तक की जितनी भी आप क्लासेज ले चुके हैं उसमें आप लोगों को थोड़ा बहुत अभाज्य संख्या के बारे में जानकारी होगी, लेकिन हम आपको विस्तृत में बताएंगे ताकि अभाज्य संख्या के बारे में जितने भी आपके डाउट है सब क्लियर हो जाए। देखो, अभाज्य संख्या होती क्या है? अभाज्य संख्या, इनको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। और अभाज्य संख्या का एक और नाम होता है रूट संख्याएं। क्या नाम होता है? रूट संख्याएं। बेसिकली क्या होता है, जैसे कि आपने सुना होगा 2 के बारे में, ऐसे ही 3 के बारे में। तो 2 है जो 2, इसमें किस किस का भाग दे सकते हैं हम? तो 2 के अंदर 1 का भाग दिया जा सकता है, 2 के अंदर 2 का भाग दिया जा सकता है। क्या इसके अलावा भी कोई संख्या है जिसका भाग दिया जा सकता है 2 के अंदर? तो ऐसी तो कोई संख्या है नहीं जिससे 2 के अंदर भाग दिया जाए। 3 के अंदर अगर मैं पूछूं आपसे कि 3 के अंदर किन किन संख्याओं का भाग दिया जा सकता है, तो आप बताएंगे मुझे कि सर 3 के अंदर 1 का भाग दिया जा सकता है और 3 के अंदर स्वयं 3 का भाग दिया जा सकता है। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं 19 है, 19 के अंदर किस किस का भाग दिया जा सकता है, तो आप बोलेंगे 1 का भाग दिया जा सकता है और स्वयं 19 का भाग दिया जा सकता है। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछ लूं कि 67 के अंदर किसका भाग दे सकते हैं, किसका भाग दे सकते हैं, तो आप मुझे बताएंगे कि 1 का भाग दे सकते हैं और स्वयं 67 का भाग दे सकते हैं। क्या इनके अलावा कोई और संख्या भी है जिसके अंदर 67 का भाग दे सकता है? तो आप बोलेंगे नहीं, ऐसी कोई संख्या नहीं है जिससे मैं 67 में भाग दे सकूं।
तो यहाँ से थोड़ा बहुत आपको आइडिया मिल रहा होगा कि अभाज्य संख्या किस तरीके की संख्या होती है। तो अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती है जिनमें एक का और स्वयं संख्या का भाग जाता हो, तो वो होती है अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर्स। मींस कहने का मतलब है, अगर मैं अभाज्य संख्या की परिभाषा की बात करूं तो वे सभी संख्याएं जिनमें एक का तथा स्वयं संख्या का भाग जाता हो वे अभाज्य संख्याएं कहलाती है। मींस कि जितनी, जैसे कि 2 थी तो 2 के अंदर 1 का भाग जा रहा था और स्वयं 2 का भाग जा रहा था, तो 2 अभाज्य संख्या है। 3 के अंदर 1 का भाग जा रहा था और 3 का भाग जा रहा था, तो 3 अभाज्य संख्या है। 19 के अंदर 1 का भाग जाता है और स्वयं 19 का भाग जाता है, इसके अलावा और किसी संख्या का भाग नहीं जाता, तो 19 अभाज्य संख्या है। 67 1 का भाग जाता है और 67 का भाग जाता है, तो 67 अभाज्य संख्या है। अब बात करते हैं अभाज्य संख्या के बारे में थोड़ा विस्तार में। अभाज्य संख्या क्या होती है और कैसे वर्क करती है, कैसे पता चलेगा कि अभाज्य संख्या हमें क्या कैसे पता होती है। देखो 1 से 100 तक तो मैं आपको बता देता हूं कि अभाज्य संख्या कितनी होती है। 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स। 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं होंगी 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 87, 89, 97। तो इस तरीके की 1 से 100 तक की अगर अभाज्य संख्याओं की बात की जाए तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 33, 41, 43, 44, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। तो ये सभी संख्याएं जो होती है वो होती है आपकी अभाज्य संख्याएं। सो के बाद में भी बहुत सारी अभाज्य संख्याएं हैं जिनमें एक का और स्वयं संख्या का भाग जाता है। वो सभी संख्या भी हम जानकारी करेंगे, लेकिन हमें जो याद रखनी होती है वो 1 से 100 तक ज्यादातर याद रखनी होती है, क्योंकि यही संख्या है जो काम आएगी। आगे की संख्या की जानकारी कैसे करेंगे तो उसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। उम्मीद करता हूँ कि आपने ये नोट कर लिया होगा। जैसे कि मुझे अगर एक संख्या मिल जाए 161, इस संख्या के बारे में मुझे कैसे पता चलेगा कि अभाज्य संख्या है या नहीं है। या मुझे एक और संख्या दे दी जाए 256, ये अभाज्य संख्या है या नहीं है, तो इन संख्याओं के बारे में मुझे कैसे पता चलेगा। तो आप क्या कीजिए, अभाज्य संख्या निकालने का एक मेथड है, उस मेथड को फॉलो करते हुए आप अभाज्य संख्या का बारे में पता कर सकते हैं किस तरीके से अभाज्य संख्या निकाली जाती है। देखो जैसे कि मेरे पास में एक संख्या थी 161, तो मैं क्या करूंगा, इस संख्या का अप्रोक्सीमेट रूट निकालूंगा। अप्रोक्सीमेट मीन लगभग वर्गमूल निकालूंगा। 161 इसका वर्गमूल लगभग किसके पास होगा, 13 के पास या 12 के पास। तो मुझे पता चला कि इसका अप्रोक्सीमेट जो वर्गमूल रहेगा वो रहेगा 13 के आसपास। अब 13 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उससे 161 में भाग दो। 13 से छोटी अभाज्य संख्या कौन कौन सी होगी, 2, 3, 5, 7, 11, ये सभी तो होंगी। क्या 2 का भाग 161 में जाएगा, नहीं। क्या 3 का भाग 161 में जाएगा, नहीं। क्या 5 का भाग 161 में जाएगा, नहीं। 7 का भाग 161 में जाएगा, नहीं। क्या 11 का भाग 161 में जाएगा, नहीं। तो जब इन सभी का भाग 2 का भी नहीं जाता, 3 का भी नहीं जा रहा, 5 का भी नहीं जा रहा, 7 का भी नहीं जा रहा और 11 का भी नहीं जा रहा, ये सभी क्या है, 13 से छोटी संख्याएं हैं। 13 से छोटी संख्याएं हैं जिनका की भाग 161 में नहीं गया। और अगर किसी भी संख्या का भाग 161 में नहीं जा रहा, मीन्स
161 में या तो 1 का भाग जा रहा होगा और या फिर स्वयं संख्या 161 का भाग जा रहा होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 161 एक अभाज्य संख्या है। एग्जाम्पल नंबर 2 की अगर हम बात करें तो 256 को मुझे परखना है या 256 का मुझे टेस्ट करना है कि ये अभाज्य संख्या है या नहीं है। तो वही मेथड फॉलो करेंगे। 256 का अप्रोक्सीमेट वर्गमूल अगर निकालें तो इसका तो परफेक्ट वर्गमूल होता है 16। अब 16 वर्गमूल अगर मेरे पास में आ गया तो 16 से छोटी जितनी भी संख्याएं हैं, 16 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उसका इसमें भाग देखेंगे। 16 से छोटी सभी अभाज्य संख्या कौन कौन सी होगी? 2, 3, 5, 7, 11, 13। इसके बाद 17 आएगा जो कि 16 से बड़ा है, तो उसको मैंने काउंट नहीं किया। देखिए क्या 2 का भाग 256 में चला जाता है? यस, 2 का भाग 256 में जा रहा है क्योंकि 256 कौन सी संख्या है? सम संख्या है। कैसे? इसका अंतिम अंक क्या है? 6। और कल की क्लास में मैंने बताया था सम संख्या के बारे में कि जिस संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो वो कौन सी संख्या होती है? सम संख्या। और सम संख्या की एक और डेफिनेशन बताई थी कि जो संख्याएं 2 से भाज्य हो वे सभी संख्या क्या होती है? सम संख्या होती है। तो 2 का भाग 256 में चला जाएगा। 3 का भाग नहीं जाएगा। 5 का नहीं, 7 का नहीं, 11 का नहीं, 13 का नहीं। संख्या के अंदर अगर अभाज्य संख्या में से किसी भी एक संख्या का भाग चले जाए तो वो वाली संख्या अभाज्य संख्या नहीं होगी। क्या नहीं होगी? अभाज्य संख्या नहीं होगी। कैसे? क्योंकि 256 में अब 1 का, 2 का और 256 इसका भाग जा रहा है। मुझे पता है आपके मन में क्या डाउट आ रहा होगा कि सर 256 के अंदर तो बहुत सी अलग अलग संख्याओं का भाग जाता है, जैसे कि 4 का भी जाएगा, 8 का भी जाएगा, 16 का भी जाएगा, 16 के बाद 32 का, फिर 64 का, फिर 128 का, इन सभी का भाग भी जाता है। तो हाँ, इनका भाग भी अवश्य जाता है, लेकिन मैंने बात की है अभाज्य संख्याओं की। किन की बात की है? अभाज्य संख्याओं की। तो 2 ही एक ऐसी अभाज्य संख्या है जिसका भाग जा रहा था 256 में। किसके अलावा? 1 के और स्वयं संख्या के अलावा 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या थी जिसका भाग 256 में चला गया। और 256 में अगर किसी अभाज्य संख्या का भाग चला जाता है तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो उम्मीद है कि आपको अभाज्य संख्या कैसे निकालते हैं, मीन्स के अभाज्य संख्या की जांच कैसे करते हैं, ये चीज समझ में आई होगी। तो हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, यौगिक संख्याएं। देखिए यौगिक संख्याएं कैसे क्या होती है और अभाज्य संख्याओं से इसका क्या कनेक्शन है उसके बारे में जानते हैं। थोड़ा बहुत आपको अभाज्य संख्याओं के बारे में भी जो मैंने बताया वो थोड़ा याद रहेगा तो अच्छा रहेगा कि अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, इन्हीं को रूट संख्या भी बोलते हैं। और अभाज्य संख्या क्या क्या होती है कि वे संख्याएं जिनमें 1 का और स्वयं संख्या का भाग जाए वे सभी अभाज्य संख्या होती है। इसके एग्जाम्पल मैंने आपको लिखाए थे 2, 3, 5, 7, ऐसे करते करते आगे चल रहा था प्रोसेस। देखिए यहाँ पे अगर अभाज्य संख्या में मैं कुछ फैक्ट्स बताना चाहूँ आपको, तो देखो 2 ही एक ऐसी मात्रक संख्या है, 2 एकमात्र सम संख्या है, 2 एकमात्र सम संख्या है जो कि अभाज्य भी है। तो एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। इसके अलावा बाकी सभी 3, 5, 7, 11, 13, 17 जो भी आएंगे आपके आगे वो सभी विषम संख्याएं होंगी। तो मीन्स 2 एकमात्र सम संख्या है जो कि अभाज्य है। इसके अलावा कोई सम संख्या नहीं आएगी जो कि अभाज्य होगी। बात करते हैं, आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर 0 का और 1 का क्या हुआ, कि 0 और 1 अभाज्य संख्या है या नहीं है। तो एक बात बताइए, 0 में किसका भाग जाता है? 0 में किसी का भाग नहीं जाता। 0 में अगर किसी भी संख्या का भाग दो तो 0 ही जाता है। तो मीन्स 0 के अंदर स्वयं 0 का भाग दे नहीं सकते। 0 के अंदर 1 का भाग दे सकते हो, इसके अलावा किसी का। तो 0 के अंदर भाग देने के लिए तो बहुत सारी संख्याएं हैं, किसी का भाग दो, 0 के अंदर किसी का भाग दे दो, हमेशा 0 ही आएगा। और ऐसी संख्या 0, तो हमारी जो अभाज्य संख्याएं होती है उसके अंदर 0 को काउंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि 0 इसमें से अलग है, 0 नेचुरल नंबर्स में नहीं आता। बात करते हैं 1 की, तो 1 के अंदर 1 का ही भाग जाएगा, इसके अलावा किसी और का भाग जाएगा क्या? नहीं। तो मैंने बात कही थी कि 1 और स्वयं मतलब दूसरी एक संख्या भी होनी चाहिए जिसके अंदर भाग जाए। तो 1 के अलावा स्वयं संख्या का भाग भी जाना चाहिए। अब 1 के अंदर दूसरी स्वयं संख्या भी 1 ही है, तो फिर भी 1 ही संख्या हुई। हमें 2 संख्या चाहिए थी या नहीं चाहिए थी? तो इसलिए 1 भी जो है अभाज्य संख्या नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है, ना ही 0 प्राइम नंबर।
उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आया होगा कंसेप्ट आपको। अब चलते हैं थोड़ा आगे हमारे यौगिक संख्याओं के बारे में। देखो यौगिक संख्या क्या होती है? भाज्य संख्याएं। यौगिक संख्याएं या भाज्य संख्या, इनको हम इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर बोल दो, कंपाउंड नंबर्स बोल दो, इन्हीं को बोलते हैं यौगिक संख्याएं। चलो मुझे कुछ बताओ आप। जैसे मैंने एक संख्या ली 18, एक संख्या मैंने ली 39, एक संख्या ली मैंने 56। 18 के अंदर किस किस का भाग दे सकते हो आप? तो आप बोलोगे कि सर एक का, एक के बाद 2 का भाग दे सकते हैं, 2 का भाग 18 में 9 बार चले जाएगा। 3 का भाग दे सकते हैं, 3 का भाग 18 में 6 बार चले जाएगा। इसके अलावा 6 का भाग दे सकते हैं और 9 का भाग दे सकते हैं और स्वयं संख्या 18 का भाग दे सकते हैं या नहीं दे सकते? उम्मीद है इतना तो समझ में आ रहा होगा आपको। ऐसे अगर मैं 39 के बारे में बात करूं तो 39 में 1 का भाग दे सकते हैं और किसका दे सकते हैं? 1 के बाद में आप 2 के भाग इसमें 3 का। देखो 3 का भाग 39 में 13 बार जाएगा या नहीं जाएगा? ठीक। और 13 बार अगर भाग जा रहा है 3 का तो 13 का भाग भी 39 में जाएगा या नहीं जाएगा? 13 का भाग 39 में 3 बार चले जाएगा और 39 में स्वयं 39 का भाग जाएगा। ये बात आई समझ में? तो 56 के बारे में बात करते हैं। 56 में किस किस संख्या का भाग जाएगा? तो आप मुझे बोलोगे 1 का भाग जाता है सर, 2 का चले जाएगा, 2 के बाद में 4 का चले जाएगा, फिर क्या 6 का भाग जाएगा? नहीं। फिर किसका जाएगा? 7 का, 7 के बाद 8 का, 8 के बाद क्या और किसी संख्या का बारे में बता सकते हो आप? ऐसी संख्या है 14, 14 के बाद में किसका जाएगा? 28, 28 के बाद में किसका जाएगा? स्वयं 56 का। क्या कोई ऐसी संख्या है जो मैंने छोड़ दी है? आप मुझे बताइए। नहीं, मैंने कोई संख्या नहीं छोड़ी। तो देखो यहाँ से क्या पता चला कि जब मैंने 18 के आपको पूछा मल्टीपल्स के बारे में, गुणनखंडों के बारे में, ये कहलाते हैं इसके गुणनखंड, ये इसके कहलाते हैं गुणनखंड। दो चीजें होती है, एक होता है गुणज मल्टीपल और एक होता है गुणनखंड फैक्टर। तो मैं यहाँ से आपको 18, 39 और 56 के फैक्टर्स के बारे में बता रहा हूँ। तो आपने यहाँ पे देखा कि 18 के 1 से ज्यादा, 2 से भी ज्यादा फैक्टर्स हैं, 3 से भी ज्यादा, कितने फैक्टर्स हैं? 6। यहाँ पे इसके कितने फैक्टर? 4। यहाँ पे इसके कितने फैक्टर? 7। तो ऐसी संख्याएं जिनके फैक्टर 2 से ज्यादा हो, मीन्स 1 और स्वयं के अलावा, 1 और स्वयं के अलावा अगर अन्य कोई भी फैक्टर हो, 1 और स्वयं के अलावा अन्य कोई भी फैक्टर हो, 1 और स्वयं के अलावा अन्य कोई भी फैक्टर हो, तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है? यौगिक संख्या। क्या कहलाती है? भाज्य संख्या। यौगिक संख्या और भाज्य संख्या एक ही संख्याएं होती है। इन्हीं का नाम यौगिक संख्या भी है और इन्हीं का नाम भाज्य संख्याएं भी है। तो समझ में आ रहा होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि यौगिक संख्याएं वे संख्याएं होती है जो कि अभाज्य संख्या नहीं होती है। मीन्स अभाज्य संख्या क्या होती थी? अभाज्य संख्या होती थी जिनमें 1 का और स्वयं का भाग जाता था। लेकिन यौगिक संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनमें 1 और स्वयं के अलावा तीसरी किसी संख्या का भाग भी जाता है। तीसरी के बाद में चौथी, पांचवी, छठी, ऐसी अलग अलग संख्याएं भी हो सकती है, लेकिन अपने पास में 1 और स्वयं संख्या के अलावा अन्य किसी भी संख्या का भाग अगर चला जाएगा तो वो होगी यौगिक संख्याएं। सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या बताने से पहले मैं आपको सहअभाज्य संख्या के बारे में देखो। सहअभाज्य संख्या क्या होती है? सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर से पहले अभी आपको अभाज्य संख्या और यौगिक संख्या समझ में आ गई होगी। सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर वे सभी संख्याएं जिनमें 1 के अलावा कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, वे सभी संख्या क्या कहलाती है? सहअभाज्य संख्या। जैसे दोबारा एक बार डेफिनेशन बोल देता हूं मैं आपको ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। वे सभी संख्याएं जिनमें 1 के अलावा कोई अन्य उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मीन
कॉमन गुणनखंड ना हो वे सभी सहभाज्य संख्या होती है। जैसे कि एग्जांपल से समझिए, ये सहभाज्य संख्या है कोप्राइम नंबर्स को। मान लीजिए कि मैंने एक संख्या ली 9 और एक संख्या ली 16, तो 9 और 16 इसके अंदर 9 और 16 ऐसी संख्याएं हैं, इनमें किस किस का भाग जा सकता है? 9 में 1 का भाग जा सकता है, 3 का भाग जा सकता है और 9 का भाग जा सकता है। 16 के अंदर 1 का, 2 का, 4 का, 8 का और स्वयं 16 का। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसके और इसके अंदर केवल एक कॉमन है। क्या कॉमन है? एक। क्या इसके अलावा और कोई चीज कॉमन है? 3 9, यहाँ पे 2 4 8 16 कोई चीज कॉमन नहीं है। तो ऐसी संख्याएं जिनके अंदर केवल एक कॉमन हो, एक उभयनिष्ठ हो, इसके अलावा कोई अन्य गुणनखंड कॉमन ना हो, तो वो सभी संख्या क्या कहलाती है? सहअभाज्य संख्या। तो यहाँ से 9 और 16 ये क्या हो जाएंगी? कोप्राइम नंबर हो जाएंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया, लेकिन फिर भी एक बार अच्छे से समझने के लिए एक और एग्जांपल देखिए। जैसे कि एक संख्या ले ली मैंने 5 और एक संख्या ले ली 8, ठीक है। अब ये 5 और 8 कोप्राइम नंबर्स होंगे या नहीं होंगे? तो देखिए 5 के अंदर किस किस का भाग जाएगा? 1 और 5 का। 8 के अंदर 1 2 3 1 2 4 और 8 का। तो यहाँ पे देखो कॉमन क्या क्या है? गुणनखंड। मीन्स ये जो लाइन है ये फैक्टर्स की लाइन है या नहीं है? ये आपकी संख्या है और ये फैक्टर्स है। 5 के फैक्टर 1 और 5 और 8 के फैक्टर 1 2 4 और 8। फैक्टर में गुणनखंड। तो यहाँ पे इसका एक गुणनखंड और इसका 8 का भी एक गुणनखंड। ये दोनों ही तो कॉमन है, इसके अलावा कोई और चीज कॉमन है क्या? नहीं। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि 5 और 8 कोप्राइम नंबर्स है। क्या एक और एग्जांपल आप मुझे बताइए, अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा तो। क्या 12 और 26 कोप्राइम नंबर है? क्या आप मुझे बताइए 12 और 26 कोप्राइम नंबर है? तो आप कहेंगे 12 के अंदर 1 2 3 4 6 और 12 का भाग जाता है। 26 के अंदर 1 का, 2 का, 13 का और 26 का भाग जाता है। इसके अलावा और किसी का भाग जाता है क्या? तो यहाँ पे आप देखेंगे 1 और 2, 1 और 2। यहाँ पे 1 के अलावा 2 भी क्या हो गया? उभयनिष्ठ गुणनखंड, कॉमन फैक्टर हो गया। और इस वजह से अगर 1 के अलावा कोई अन्य गुणनखंड कॉमन हो जाए तो फिर वो संख्या कोप्राइम नहीं रहेगी। तो यहाँ से हम कहेंगे कि 12 और 26 कोप्राइम नंबर्स नहीं है। उम्मीद है आपको कोप्राइम का कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी कोप्राइम की? कि वे सभी संख्याएं जो जिनमें एक के अलावा और कोई अन्य गुणनखंड कॉमन नहीं हो तो वे सभी संख्याएं कोप्राइम नंबर्स होती है। आगे चलते हैं चक्रीय संख्या साइक्लिक नंबर पे। चक्रीय संख्या साइक्लिक नंबर्स पे। अब चक्रीय संख्या क्या होती है और साइक्लिक नंबर्स क्या होते हैं? तो देखिए चक्रीय संख्या की डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो चक्रीय संख्या वे संख्याएं होती है जिनमें जितने अंक होते हैं। मीन्स की एक संख्या में मान लीजिए कि n अंक है, तो अगर मैं 1 से लेकर n अंक तक उस संख्या के अंकों को गुना करूं तो संख्या के अंक फिर वही बने रहते हैं और उसी क्रम में बने रहते हैं। कैसे? देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इस बात को थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया 14 28 57, ठीक है। अब 14 28 57, अब इसमें कितने अंक है? तो आप यहाँ से बोलेंगे कि इसमें n बराबर 6, 1 2 3 4 5 6। कितने अंक है? 6। अब मैं बोल रहा हूँ आपसे कि इस संख्या के अंदर अगर 6 अंक है तो आप 1 से लेके और 6 तक की संख्या, 1 से लेके और 6, 1 से लेके 6 तक क्या हो सकता है? n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5 और n बराबर 6। क्या ये हो सकता है 1 से लेके 6 तक? मैं कह रहा हूँ 1 से लेके 6 तक की संख्या आप इससे गुणा कीजिए तो संख्या यही बनी रहेगी। संख्या मीन्स ये नहीं बनी रहेगी, इसके अंक है ना आपस में रोटेट हो जाएंगे, बाकी इसी क्रम में ऑर्डर में इसी में रहेंगे। कैसे? जैसे देखिए अगर मैं 1 से गुना करता हूँ 14 28 और 57 को तो क्या रहेगी संख्या? ये। अगर मैंने इसको 2 से गुना किया तो संख्या क्या आएगी? कोई बता सकता है? तो संख्या आ जाएगी 14 57 और 28। यहाँ से अगर मैं 3 से गुना करता हूँ इसको तो 3 से गुना करने पे 14 28 और 57 को तो संख्या क्या आ जाएगी? तो संख्या आ जाएगी 71
5 8 2 4। तो अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 8 के बाद 2 4 1 1 के बाद 7 और 5। और अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 8 2 4 1 7। और अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा 2 4 1 7 5 8। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं मिटा के वापस लिख देता हूँ। मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया इसको 41 को, तो ये हो जाएगा 5 8 2 4 1 7। देखिए ये जो एक संख्या है, इस संख्या में 6 अंक थे। मैंने 1 2 3 4 5 और 6 1 से लेके 6 तक की संख्याओं से इसको क्या किया, इसी संख्या को गुणा किया। तो संख्या 1 से गुणा की तब ये आई, 2 से गुणा किया तो ये आया, 3 से गुणा करने पे ये आया, और 4 से गुणा किया तो 5 से गुणा किया तो और 6 से गुणा किया। देखो इस संख्या में 1 है, 4 है, 2 है, 8 है, 5 और 7 है। सेम की सेम सारे अंक इसमें, सेम अंक इसमें, सेम अंक इसमें, सेम अंक इसमें मिलेंगे और सेम अंक आपको इसी में देखने को मिलेंगे और सारे के सारे अंक इसी में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है आपको, यहाँ से क्या पता चल रहा है कि ऐसी संख्या जिसको अगर 1 से लेके जितने अंक है उस संख्या से गुणा कर दिया जाए और संख्या के अंक वही बने रहे। और यहाँ पे देखो ऑर्डर, 1 के बाद 4 है, 4 के बाद 2 है, 2 के बाद 8 है, 8 के बाद 5 और 7, 1 4 2 8 5 7। उसी ऑर्डर में 1 के बाद 4, फिर आगे चलेंगे 4 के बाद 2, फिर 8, फिर 5, फिर 7। फिर इसी तरीके से यहाँ पे देखो 1 के बाद में आए तो 4, फिर 2, फिर 8, फिर 5, फिर 7। इसी में यहाँ पे देखो तो 1 के बाद 4, 4 के बाद 2, 2 के बाद 8, फिर घूमेंगे 5, फिर 7, 1 के बाद 4 2 8 5 और 7। ऐसे 1 4 2 8 5 7। तो यहाँ से आपको पता चला जो ऑर्डर यहाँ पे फॉलो हो रहा था, सेम का सेम ऑर्डर सभी संख्या में फॉलो होता है, बस संख्या आगे पीछे हो जाती है। कैसे? क्योंकि वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। तो ऐसी संख्या जो होती है उस संख्या को कहते हैं चक्रीय संख्या। मीन्स कि ये संख्या क्या करती है, रोटेट करती है। चक्कर का मतलब समझते हो ना, चक्कर जैसे कि पहिया देखा होगा आपने, तो वो चक्कर क्या करता रहता है। आपने साइकिल का पहिया देखा होगा तो एक जगह घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, तो वो वापस रोटेट करता रहता है। तो ये संख्याएं ऐसे रोटेट कर रही है, इस तरीके से रोटेट कर रही है, और इसलिए इन संख्याओं का नाम पड़ा चक्रीय संख्या। ठीक, उम्मीद है कि आपको चक्रीय संख्याओं के बारे में समझ में आया होगा। आगे चलते हैं पूर्णकालिक संख्याओं के बारे में। पूर्णकालिक संख्याएं, परफेक्ट नंबर्स। अब पूर्णकालिक संख्याएं क्या होती है? जो अगर आपने कभी सुना हो परफेक्ट नंबर के बारे में, तो ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंडों का योग संख्या को छोड़कर उसी संख्या के बराबर हो जाए। मीन्स एक कोई संख्या है मेरे पास में, इस संख्या के कोई गुणनखंड है, संख्या के जो गुणनखंड है जिनमें कुछ संख्या भी शामिल होती है। गुणनखंडों में एक कोई संख्या है, उसमें खुद संख्या का भाग तो जाता ही जाता है, तो वो संख्या भी गुणनखंड होती है। तो इसमें से क्या करो, आप उस संख्या को हटा दो। मीन्स कि मुझे ये वाली जो संख्या है जो कि इसका गुणनखंड है उसको नहीं लेना है, तो बाकी बचे जो गुणनखंडों का योग होगा ना, वो अगर संख्या के बराबर हो जाए तो ऐसी संख्या कहलाती है आपकी पूर्णकालिक संख्या। तो आपको डेफिनेशन से बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं, इसको एग्जांपल से समझिए। देखिए परिभाषा इसकी अगर बोलना चाहे तो ऐसी कुछ हो जाएगी कि वे सभी संख्याएं जिनमें स्वयं संख्या को छोड़कर अन्य सभी गुणनखंडों के का योग संख्या के बराबर हो जाए तो वे सभी पूर्णकालिक संख्याएं परफेक्ट नंबर कहलाती है। जैसे कि 6 के बारे में देखिए, 6 में किस किस का भाग जाता है? 1 का, 2 का, 3 का और स्वयं 6 का। इन सभी संख्या हो जाएगा। तो 6 के फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे? 1 2 3 और 6। अब मैं आपसे बोलना चाह रहा हूं कि 6 में स्वयं संख्या को छोड़कर बाकी सभी गुणनखंडों का योग कीजिए आप, वो अगर संख्या के बराबर आ जाए। देखिए 1 को जोड़ा, 2 को जोड़ा और 3, 1 2 और 3, ये सभी का योग क्या आ रहा है? 6। और संख्या कितनी थी अपनी? 6। तो ये दोनों अगर बराबर हो गए तो मीन्स ऐसा नंबर क्या कहलाएगा? परफेक्ट नंबर, पूर्णकालिक संख्या। ऐसा नंबर क्या कहलाएगा? पूर्ण नंबर, पूर्णकालिक संख्या। देखिए इसके बाद में
एक और एग्जांपल देखिए 28 के अंदर किस किस का भाग जाता है, 1 का, 2 का, 2 के अलावा 4 का, 4 के अलावा 7, फिर 14 और स्वयं 28 का। तो 28 के अंदर इन सभी संख्याओं को भाग जाता है, मतलब कि 28 के ये क्या कहलाते हैं, गुणनखंड, फैक्टर। अब 28 में 28 खुद संख्या को छोड़कर इसको छोड़ दो और बाकी सभी को शामिल करो और इन सभी का क्या करना है, सम करना है, मीन्स जोड़ करो। 1 + 2 + 4 + 7 + 14। तो 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 7 14, 14 और 14 28। तो क्या ये सभी संख्या के बराबर आ गए, क्या ये 28 और ये 28 बराबर हो गया। और अगर ये बराबर हो जाते हैं मीन्स कि संख्या के गुणनखंडों में खुद संख्या को छोड़कर बाकी गुणनखंडों का योग अगर संख्या के बराबर हो जाए तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है, पूर्णकालिक संख्या। उम्मीद है कि पूर्णकालिक संख्या आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर। योगात्मक तत्समक, योगात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक तत्समक और गुणात्मक प्रतिलोम। तो ये क्या होते हैं, योगात्मक तत्समक, एडिक्टिव आइडेंटिटी। नाम से पता चल रहा होगा, योगात्मक मीन्स योग करना है, योग, एडिक्टिव ऐड करना है। तत्समक क्या चीज होती है, देखो इसको मैं बताना चाह रहा हूँ कि किसी भी संख्या के अंदर अगर ऐसी संख्या जोड़ी जाए कि उसमें उस संख्या को जोड़ने से कोई फर्क ना पड़े, कोई फर्क ना पड़े, कोई अंतर ना आए, तो वो संख्या कहलाती है योगात्मक तत्समक। क्या कहलाती है, योगात्मक तत्समक। मीन्स कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसी कोई संख्या है जिसमें ऐसा एक नंबर जोड़ा जाए कि उस नंबर को जोड़ने पर दी गई संख्या में कोई फर्क या अंतर महसूस ना हो, तो वो जो जोड़ी गई संख्या है वो क्या कहलाती है, योगात्मक तत्समक। मान लीजिए मेरे पास में एक नंबर है 16, 16 में अगर मैं जोड़ता हूँ 1 तो क्या आ जाता है 17, तो 16 से 17 बन गया, तो ये तो अंतर आ गया, तो क्या एक तो योगात्मक तत्समक होगा, नहीं। लेकिन अगर मैं 16 में जोड़ू 0 तो 16 ही बना रहेगा या नहीं बने रहेगा, तो 16 से 16 कोई अंतर नहीं, तो 0 जोड़ने पर किसी भी संख्या में अपन 0 जोड़ेंगे तो उस संख्या में कोई अंतर नहीं आएगा। तो मान लो मेरे पास में अगर संख्या n है, n में अगर 0 जोड़ा जाए तो स्वयं n बना रहेगा। अगर कोई संख्या x है, x में 0 जोड़ा जाए तो x बना रहेगा। तो संख्या में अगर कोई परिवर्तन नहीं आए, x यहाँ पे था और x यहाँ पे है, तो वो जो जोड़ी गई संख्या है वो कहलाती है योगात्मक तत्समक। और जोड़ी गई संख्या 0 ही हमेशा योगात्मक तत्समक होता है। योग करने के सेंस में हमेशा 0 ही योगात्मक तत्समक होगा, ये बात याद रख लीजिएगा। और एग्जाम में क्या है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे, मुझे बताते हुए ज्यादा बताने में मजा नहीं आता। क्या होता है कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पुटअप कर ले जाते हैं, जैसे कि रेलवे के एग्जाम्स में, एसएससी के एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि सबसे छोटी अबाध्य संख्या क्या होगी, या फिर सबसे मतलब कि इनमें से पूर्णकालिक संख्या परफेक्ट नंबर कौन सा है, या फिर इनमें से चक्रीय संख्या कौन सी है, या फिर आपसे पूछ ले जाएगा कि योगात्मक तत्समक इनमें से कौन सा है, या जैसे कोई संख्या यदि 5 और उसका पूछ ले जाए कि गुणात्मक प्रतिलोम बताइए इसका क्या होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, आपने भी देखे होंगे क्वेश्चन जब किए होंगे, तो मैं आपको समझा रहा हूँ तो थोड़ा ध्यान दीजिए कि योगात्मक तत्समक क्या होगा, हमेशा 0 योगात्मक तत्समक होगा। योगात्मक प्रतिलोम, अब बात करते हैं योगात्मक प्रतिलोम की। योगात्मक प्रतिलोम को इंग्लिश में बोलते हैं एडिक्टिव इनवर्स। इनवर्स है कुछ समझ में आ रहा, इनवर्स यानी उल्टा। एक होता है व्युत्क्रम, एक होता है प्रतिलोम। प्रतिलोम क्या होता है, एक संख्या का उल्टा, और व्युत्क्रम होता है 1/में। योगात्मक प्रतिलोम इनवर्स, इनवर्स मीन कि साइन चेंज होनी चाहिए, साइन चेंज होनी चाहिए, जबकि व्युत्क्रम मीन्स एक दूसरे के रेशियो में। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एडिक्टिव इनवर्स। देखिए मेरे पास में अगर एक संख्या है 8 में मैं ऐसा क्या जोड़ूं कि 0 बन जाए, 8 में मैं ऐसा क्या जोड़ूं कि 0 बन जाए, तो आप बोलोगे कि 8 में आप जोड़ दीजिए -8, तो ये बन जाएगा 0। मैं बोलूँ आपसे मेरे पास में एक संख्या 74, इसमें मैं क्या जोड़ूं कि 0 बन जाए, तो आप बोलेंगे मुझे कि इसमें -74 जोड़ दीजिए कि ये 0 बन जाएगा। अब मैं पूछूं आपसे कि 163, इसमें मैं क्या जोड़ूं कि 0 बन जाए, तो आप बोलेंगे कि आप इसमें -163 जोड़ दीजिए तो आपका ये 0 बन जाएगा। तो योगात्मक प्रतिलोम क्या होते हैं कि किसी भी संख्या, कोई संख्या x, इस संख्या में अगर मैं -x को जोड़ दूं तो समेशन जो योग होता है वो 0 हो जाता है। तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि किसी भी संख्या
को अगर मुझे 0 बनाना है तो उसका जो साइन होगा उससे उल्टा साइन अगर मैं जोड़ दूंगा तो वो संख्या उसकी कहलाएगी योगात्मक प्रतिलोम। मान लीजिए कि एक एग्जांपल लीजिए कि मेरे पास में है -12। अब मैं इसमें क्या जोड़ूं कि योग 0 हो जाए, तो आप कहेंगे कि -12 में क्या प्लस का 12 जोड़ दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 0। एक से संख्या ले ली कि -26 है, इसमें मैं क्या जोड़ूं कि 0 हो जाए, तो आप बोलेंगे कि 26 जोड़ दीजिए। तो -26 में 26 जोड़ने पे ये समेशन 0 है। तो किसी भी संख्या में ऐसी संख्या जोड़ना कि योग 0 हो जाए तो वो संख्याएं आपस में एक दूसरे की क्या कहलाती है, योगात्मक प्रतिलोम। क्या कहलाती है, योगात्मक प्रतिलोम, एडिक्टिव इनवर्स। तो यहां से आपको कुछ अंदाजा लगा होगा कि एडिक्टिव इनवर्स क्या होता है। देखिए योगात्मक तत्समक होता है ए में 0 जोड़ दिया जाए तो ए ही बना रहेगा, जबकि एडिक्टिव इनवर्स होता है कि किसी संख्या ए में अगर -a जोड़ दिया जाए तो योग 0 हो जाएगा। तो यहां से a और -1 आपस में क्या होंगे, एडिक्टिव इनवर्स, और 0 क्या होता है, एडिक्टिव आइडेंटिटी। चलते हैं गुणात्मक तत्समक पे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, किसी भी संख्या को ऐसी संख्या से गुणा करना कि वही संख्या बनी रहे, तो ऐसी संख्या कहलाती है आपकी गुणात्मक तत्समक। को समझ में नहीं आया होगा। देखो क्या होता है कि आप ऐसी संख्या से गुणा कीजिए, जैसे मान लो मेरे पास में एक संख्या है a, इस संख्या को मैं किस संख्या से गुणा करूँ कि आंसर में 1 ही बचे, तो आप कहोगे सर इसको 1 से गुणा कर दीजिए, सॉल्यूशन 1 आ जाएगा। जैसे मेरे पास में अगर 8 होता, मैं 8 को किससे गुणा करूँ कि 8 ही आ जाए, तो आप कहोगे कि सर इसे 1 से गुणा कर दीजिए। जैसे मेरे पास में अगर -2 है, इसको किससे गुणा करोगे, सॉल्यूशन मेरा -2 ही आ जाए, तो आप कहेंगे इसको 1 से गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पे जो 1 है, इससे किसी भी संख्या को गुणा करने पर उस संख्या के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता, तो वो संख्या क्या कहलाती है, आपकी गुणात्मक तत्समक। तो 1 को 1 से गुणा करने पर अगर स्वयं संख्या a ही आ जाए तो 1 आपका कहलाएगा गुणात्मक तत्समक। उम्मीद है गुणात्मक तत्समक समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, गुणात्मक प्रतिलोम, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, देखिए किसी भी संख्या को ऐसी संख्या से गुणा करना कि सॉल्यूशन 1 आ जाए। किसी भी संख्या, कोई संख्या मेरे पास में x, इस संख्या को मैं किस संख्या से गुणा करूं कि सॉल्यूशन 1 आ जाए, तो आप कहेंगे कि सर इस संख्या को 1/x से गुणा कर दीजिए, ठीक। या फिर मेरे पास में एक संख्या थी a और मैंने इसको गुणा किया b से और सॉल्यूशन 1 आ गया, तो क्या आप मुझे b की वैल्यू बता सकते हैं कि b की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे यहाँ से b की वैल्यू निकालने के लिए मैं a अगर यहाँ पे गुणा था b से, तो ये इस साइड अगर जाएगा दूसरी साइड 1 की तरफ, तो वो किस में चले जाएगा, डिवीजन में, तो ये हो जाएगा 1/a। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/a। तो मीन्स a को अगर मैं 1/a से गुणा करता हूँ तो क्या आएगा, 1 आएगा या नहीं आएगा। तो यहाँ से कंसेप्ट जनरेट होता है कि किसी संख्या को उसके व्युत्क्रम से गुणा करने पर 1 आता है, तो ये x और 1/x आपस में क्या कहलाएंगे, गुणात्मक प्रतिलोम। मीन्स अगर एक संख्या a है, एक संख्या a को 1/a से मल्टीप्लाई किया और आंसर 1 आ गया, तो a और 1/a आपस में एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम कहलाएंगे। ओके, तो ये सभी कंसेप्ट क्लियर होने के बाद में मैं चलता हूँ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ऑन नंबर्स। इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ऑन नंबर्स, अब हम सीखेंगे सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ नंबर सिस्टम। मीन्स संख्या पद्धति पर होने वाले जो पैदा होने वाले क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में हम सीखेंगे आज, कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं, तो उन प्रश्नों के बारे में हम जान लेते हैं। किस तरीके के प्रश्न होंगे या किस तरीके के ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको याद रखना होता है या फिर थोड़ा सा समझना होता है। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ 0 के बारे में, 0 एक ऐसी संख्या है जो ना तो पॉजिटिव साइड में है ना ही नेगेटिव साइड में। मीन्स 0 से आप अगर इस साइड चलना स्टार्ट करेंगे तो आप +1, +2, +3 से लेके प्लस का इनफाइनाइट तक चलोगे। 0 से इस साइड चलेंगे तो माइनस का अनंत से लेके -1 से लेके माइनस अनंत तक चलोगे। तो हम कहते हैं कि 0 न तो धनात्मक संख्या है ना ही ऋणात्मक संख्या। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आया होगा कि 0 न तो धनात्मक संख्या है न ही ऋणात्मक संख्या।
दूसरा पॉइंट, एक के बारे में अगर बात मैं करूं तो एक में किसका भाग जाता है? स्वयं एक का। एक में किसका भाग जाता है? स्वयं एक का। अब एक में अगर एक का भाग जाता है तो इसका तो केवल गुणनखंड एक ही हुआ, ना तो दो गुणनखंड हुए ना दो से ज्यादा गुणनखंड हुए। अगर गुणनखंड दो होते तो ये एक अभाज्य संख्या होती, और गुणनखंड अगर दो से ज्यादा होते तो ये एक भाज्य संख्या या फिर यौगिक संख्या होती। तो यहाँ से दूसरा पॉइंट निकल के आता है कि एक न तो अभाज्य संख्या होती है ना ही भाज्य संख्या होती है। समझ में आया कि 0 ना तो धनात्मक संख्या होती है ना ही ऋणात्मक संख्या, और एक न तो अभाज्य संख्या होती है न ही भाज्य संख्या। देखिए और कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। दो एकमात्र सम संख्या है जो कि अभाज्य संख्या होती है। दो एकमात्र सम संख्या है जो कि अभाज्य संख्या होती है। तीसरा पॉइंट है ये कि दो एकमात्र सम संख्या है जो कि अभाज्य संख्या होती है। चौथा पॉइंट, दो के अलावा सभी अभाज्य संख्या विषम होती है। दो के अलावा सभी अभाज्य संख्याएं, सभी प्राइम नंबर्स क्या होंगी? विषम संख्याएं होंगी। पांचवा पॉइंट्स कैसे? दो के बाद में क्या आता है? दो के बाद में 3, 5, 7, 11, 13, तो वो सभी क्या होते हैं? विषम होते हैं या नहीं होते? तो दो के अलावा जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे सारे आप काउंट करते जाओगे, इनफाइनाइट तक काउंट करते जाओगे तो सारे विषम संख्या होगी। इसके बाद चलते हैं अगले पॉइंट पे। दो ऐसी विषम संख्याएं, दो ऐसी विषम संख्याएं, दो ऐसी विषम संख्या, दो ऐसी विषम अभाज्य संख्याएं जिनके बीच में एक सम संख्या हो, जिनके बीच में एक सम संख्या हो, तो ऐसी संख्याओं को बोलते हैं अभाज्य जोड़ा। क्या बोलते हैं? अभाज्य जोड़ा। अब दो ऐसी अभाज्य संख्याएं बता सकते हैं विषम, जो कि जिनके बीच में एक सम संख्या हो। देखो एग्जाम्पल देखो, 3 और 5, 3 और 5 दोनों विषम संख्याएं हैं और दोनों अभाज्य संख्या भी है, और इनके बीच में 4, 1 है जो कि सम संख्या है। ये क्या है? ओड विषम संख्या। ये भी क्या है? ओड विषम संख्या। और ये 4 क्या है? सम संख्या। और ये प्राइम नंबर अभाज्य संख्या भी है 3, और 5 अभाज्य संख्या भी है। तो इन दोनों के बीच में अगर एक सम संख्या हो तो ऐसी संख्याओं को 3 को और 5 को क्या बोलेंगे? अभाज्य जोड़ा। और कौन सी हो सकती है? जैसे कि 5 और 7 हो गया अभाज्य जोड़ा हो जाएगा, 11 और 13 एक अभाज्य जोड़ा हो जाएगा, और क्या हो सकता है? 17 और 19 एक अभाज्य जोड़ा हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो कि अभाज्य जोड़ा हो सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये टॉपिक समझ में आए होंगे। और देखिए आगे कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग बातें जो कि आपको संख्या पद्धति के बारे में पता होनी चाहिए। अगर ये पॉइंट्स आप सीख जाते हैं तो आपको आगे आने वाले जो पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो कि हम संख्या पद्धति में आगे थोड़ा अपग्रेड करेंगे, क्योंकि अभी हम बेसिक लेवल पे चल रहे हैं, हमें एग्जाम के लेवल के हिसाब से भी पढ़ना है। ये चीजें क्लियर होगी तभी आप एग्जाम बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उनको जल्दी कर पाएंगे और अपना टाइम बचा पाएंगे विथ 100% एक्यूरेसी। तो देखिए हमने कल पढ़ा था परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के बारे में, ठीक है। तो परिमेय संख्या क्या होती थी? परिमेय संख्या वो संख्या होती थी जो कि p/q रूप में दर्शाया जा सकता था, जिनको जहाँ पे p और q के बीच में कोई चीज कॉमन नहीं होती थी और q का मान 0 ना हो। अपरिमेय संख्या वे संख्या होती थी जो कि परिमेय ना हो, मीन्स जिनको p/q रूप में नहीं दर्शा सकते। अब परिमेय संख्या क्या होती थी? परिमेय संख्या में भिन्न और पूर्णांक दोनों आते थे, मीन्स कि सभी तरीके की जो भिन्न होंगी 3/5, 5/9, या फिर पूर्णांक जो होंगे 2, -2, 0, 100, ये सभी क्या होंगी? परिमेय संख्या। और अपरिमेय की अगर मैं बात करूं तो अपरिमेय संख्या वह संख्या होगी जो परिमेय नहीं होती, मीन्स जैसे कि √2, √3, √5, पाई। ये जो कंसेप्ट है मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ आपको। अगर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में डीप जानकारी चाहिए तो आप हमारी पिछली क्लास में देख सकते हैं कि मैंने वहाँ पे परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को बताया है थोड़ा। अब देखिए परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो क्या बनते हैं कि पहला कंसेप्ट कि दो परिमेय संख्या को अगर आपस में जोड़ा जाए, दो परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या ये और एक दूसरी परिमेय संख्या, उसको अगर आपस में जोड़ा जाए तो आंसर क्या परिमेय संख्या आएगा या अपरिमेय संख्या? तो दो परिमेय संख्याओं को अगर आपस में जोड़ा जाए तो सॉल्यूशन हमेशा परिमेय संख्या आता है। अगर दो अपरिमेय संख्याओं को
आपस में जोड़ा जाए तो सॉल्यूशन हमेशा अपरिमेय आता है। लेकिन क्या ये सही है कि दो अपरिमेय संख्याओं को आपस में अगर जोड़ा जाए तो सॉल्यूशन अपरिमेय आएगा? सॉल्यूशन परिमेय भी आ सकता है, और वो कैसे, उसके बारे में हम डिटेल चर्चा करेंगे अभी। और लास्ट वाला बनता है कि एक परिमेय संख्या हो और उसमें एक अपरिमेय संख्या हो, एक परिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या जोड़ी जाए तो क्या होगा, तो सॉल्यूशन हमेशा अपरिमेय आएगा। देखो कैसे, एग्जांपल, पहले एग्जांपल चलते हैं, परिमेय प्लस परिमेय इक्वल टू परिमेय। परिमेय संख्या में कोई दूसरी परिमेय संख्या जोड़ी जाए तो सॉल्यूशन परिमेय निकल के आता है। जैसे कि एग्जांपल परिमेय संख्या में से उठाइए आप कि मैंने एक संख्या ली परिमेय संख्या 9, एक दूसरी संख्या ले ली 3/5। 3/5 परिमेय संख्या है या नहीं है? सारी की सारी भिन्न में परिमेय संख्या होती है और सारे के सारे पूर्णांक भी परिमेय संख्या होते हैं। तो 9 और 3/5 को अगर आप जोड़ोगे तो ये निकल के आएगा 48/5। ये एक भिन्न रूप है, और भिन्न रूप क्या होता है, परिमेय संख्या। तो क्या दो परिमेय संख्या को जोड़ने में परिमेय संख्या नहीं है? दूसरे एग्जाम्पल देखो, मान लो एक एग्जाम्पल ले ले 5/3 और 3/5। अब दोनों मैंने भिन्न ले ली, तो दोनों ये भी परिमेय संख्या और ये भी परिमेय संख्या, इन दोनों को जोड़ने पे एलसीएम क्या जाएगा 15, और यहाँ पे 25 और यहाँ पे 9, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में 34/15। ये भी एक भिन्न रूप है तो ये भी परिमेय संख्या हो जाएगी। तो यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि किसी भी परिमेय संख्या में अगर एक और अन्य परिमेय संख्या जोड़ी जाए तो हल हमेशा परिमेय संख्या आता है। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पे कि अपरिमेय संख्या में अगर दूसरी परिमेय संख्या जोड़ी जाए तो सॉल्यूशन अपरिमेय और परिमेय कैसे आता है। देखिए, अगर मेरे पास में एक संख्या है √2, तो √2 क्या है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या? तो आप बोलेंगे ये अपरिमेय संख्या है। और √2 में अगर मैं दूसरी अपरिमेय संख्या जोड़ दूं तो अपरिमेय संख्या हो जाएगी √3। अब √2 प्लस √3 क्या ये आपस में जुड़ सकते हैं? भाई √2 और √3 ये वैल्यूज आपस में जोड़ने के बाद में ऐसी ही दिखेगी, और ये संख्या जो पूरी है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ने पे अपरिमेय संख्या। लेकिन मैंने तो आपसे कहा था कि परिमेय भी आती है, तो मैंने ये कहा था कि अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ने पर अपरिमेय भी आ सकती है और परिमेय भी आ सकती है। अब यहाँ पे जोड़ने पर अपरिमेय, अब परिमेय कब आएगी? तो देखिए, जैसे अगर मेरे पास में एक संख्या है 2 + √3, ये एक अपरिमेय संख्या है। देखो यहाँ पे अभी मैंने बताया कि √2 + √3 एक अपरिमेय संख्या होती है। कैसे कि दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ने पर अपरिमेय बनती है। अब 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, और एक दूसरी है मेरे पास में 2 - √3, ये भी एक दूसरी अपरिमेय संख्या है और एक पहली अपरिमेय संख्या है। अब इन दोनों को अगर मैं जोड़ूं तो √3 और √3 आपस में कट जाएगा, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, और 4 पूर्णांक है, और पूर्णांक क्या होता है, परिमेय संख्या होता है या नहीं होता? तो यहाँ से आप बोल देंगे कि दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ने पर परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या आ सकती है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट में, परिमेय प्लस अपरिमेय इक्वल टू अपरिमेय। देखिए, परिमेय संख्या में अगर अपरिमेय संख्या को जोड़ा जाए तो क्या होगा, जैसे दो एक संख्या ले ली जाए, इसमें मैं अगर √3 को जोड़ूं तो दो एक परिमेय संख्या है, √3 अपरिमेय संख्या है, तो सॉल्यूशन जो 2 + √3 आया ये अपरिमेय संख्या होगा या नहीं होगा? तो आप कहेंगे हाँ होगा। ठीक, जैसे कि 9 + √5 का क्यूब रूट, आपने अगर इसको जोड़ा तो सॉल्यूशन आपका एक अपरिमेय संख्या आया या नहीं है? तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि किसी भी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ने पर हमें जो सॉल्यूशन जो आएगा वो क्या आएगा, अपरिमेय संख्या। उम्मीद है कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, जिसमें अपन ने परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में यानी कि जोड़ों के बारे में सीखा। अब देखो, परिमेय संख्या को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ परिमेय, और अपरिमेय का मैं गुणा करता हूँ। एक में करता हूँ परिमेय और परिमेय का गुणा, और एक में करता हूँ अपरिमेय का अपरिमेय से गुणा। अगर परिमेय और अपरिमेय का मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या संख्या निकल के आएगी, क्या वो परिमेय होगी या अपरिमेय होगी? तो वो होगी हमेशा अपरिमेय। परिमेय संख्या को अगर परिमेय संख्या से गुणा किया जाए तो ये तो हमेशा परिमेय संख्या ही होगी, और अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुणा किया जाए तो संख्या परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय संख्या भी हो सकती है। ये अपरिमेय और अपरिमेय में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जोड़ करते हैं तभी ये परिमेय अपरिमेय हो सकती है, और गुणा करते टाइम भी परिमेय और अपरिमेय हो सकती है। कैसे? देखो, परिमेय और अपरिमेय पहला वाला लेते हैं कि 2 को
अगर रूट 3 से गुणा किया जाए तो ये हो जाएगा 2√3। 5 को अगर √11 से गुणा किया जाए तो ये हो जाएगा 5√11। तो ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है या नहीं है? तो किसी भी परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुणा करने पर अपरिमेय संख्या आती है, किसी भी परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुणा करने से अपरिमेय संख्या आती है। अब चलते हैं दूसरे कंसेप्ट में, परिमेय इंटू परिमेय इक्वल टू परिमेय। आप 5 को 3 से गुणा कीजिए 15 आएगा, 25 को 5 से गुणा कीजिए 125 आएगा। तो ये दोनों परिमेय संख्या थी और इनका मल्टीप्लाई भी क्या आ रहा है, परिमेय आ रहा है। 3/5 को 15 से गुणा कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 9। तो 9 भी क्या है, परिमेय संख्या, और ये 3/5 भिन्न भी क्या होती है, परिमेय संख्या। तो यहाँ से आपको पता चला कि परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से गुणा करने पर हमेशा क्या आता है, परिमेय। चलते हैं तीसरे कंसेप्ट पे, अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुणा करने पर क्या आएगा। तो अपरिमेय संख्या को, जैसे कि मेरे पास में एक अपरिमेय संख्या है √3, अगर मैं इसको गुणा करता हूँ √2 से, एक √3 एक परिमेय संख्या है, √2 एक अन्य अपरिमेय संख्या है, इसका और इससे गुणा करेंगे तो रूट तो कॉमन हो जाता है और 3 और 2 आपस में क्या हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे भी रूट लगा हुआ था तो रूट तो कॉमन हो गया और 3 और 2 क्या हो गया, आपस में मल्टीप्लाई हो गया। तो ये हो जाएगा √6 और √6 भी क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या। तो ये चीज़ हो गई 4। लेकिन मैंने तो आपको बताया था कि अपरिमेय और अपरिमेय को गुणा करने पर परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है। तो परिमेय कब आएगा, तो परिमेय आएगा कि आप अगर इसको √3 है, ठीक है, या आपके पास में √3 और √3 को √3 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो ये √3 × 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा √9, ये हो जाएगा आपका आंसर 3। ये तो इस तरीके से कर लीजिए, या फिर आप जानते हैं कि किसी भी संख्या को किसी संख्या के रूट को उसी संख्या के रूट से मल्टीप्लाई करने पर स्वयं संख्या निकल के आती है। तो आप सीधा भी यहाँ से, अगर आपको ये जानकारी है तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि 3 आएगा। यहाँ से आपको पता चल गया कि अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुणा करने पर परिमेय संख्या भी आ सकती है। बाकी जो बचे हुए कंसेप्ट हैं वो हम हमारी अगली क्लास के अंदर, जिसके अंदर हम आपको अशांत दशमलव, शांत दशमलव, आवर्ती दशमलव, इन सब के बारे में बताएंगे, उसके साथ में कवर करवाएंगे जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनके बारे में। और उसके बाद में हम चलेंगे कि दशमलव को भिन्न में कैसे चेंज करते हैं, और ऐसे दशमलव हो जाते हैं जिनमें लंबे बार वाले जो भिन्न होते हैं उनको चेंज करना सिखाएंगे। तो हमारे साथ में बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि ये चैनल, और शेयर करना नहीं भूलें, ताकि इस क्लास का फ़ायदा हर स्टूडेंट को मिल सके जो कि अपने बेसिक्स क्लियर करना चाहता है। और बने रहिए हमारे साथ में। थैंक यू, हैव ए गुड डे।